सर अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सर यूट्यूब चैनल में आज हम बहुत ही अहम और हसास मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मामला है 2 दिन पहले लाहौर में होने वाले लर्जा खेज़ कत्ल का। इस कत्ल में ट्रका वाली फैमिली जो है लाहौर की एक मारूफ फैमिली, उसके चश्मो चिराग अमीर बालाज टीपू को कत्ल कर दिया गया। अमीर बालाज टीपू शादी की एक तकरीब में गए हुए थे कि एक उजरती कातिल ने जिसका नाम मुजफ्फर हुसैन बताया के तौर पर सामने आया, उसने फायर खोला उनके ऊपर और उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद फायरिंग के नतीजे में जो क्रॉस फायरिंग हुई उसके नतीजे में मुजफ्फर हुसैन ख़ुद भी कत्ल हो गया उस सारे वाक़े के दरमियान। इस वाक़े ने रूनुमा जैसे ही वाक़या हुआ उसके बाद लाहौर के जो हल्के हैं लॉ एंड ऑर्डर के, लाहौर की जो शहरी ज़िंदगी है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान में इस वाक़े को डिस्कस किया जा रहा है। इस वाक़े के हवाले से और ये जो कत्ल हुआ इसकी वजूहात के हवाले से एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ख़ानदानी दुश्मनी है जो कि चली आ रही है, और ये तीसरा कत्ल है नस्ल दर नस्ल जो कि ट्रका वाली फैमिली का हुआ। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा मशरक़ के क्राइम रिपोर्टर और क्राइम और इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब मिर्ज़ा नदीम बेग साहब। मिर्ज़ा नदीम बेग साहब ने इस वाक़े के ऊपर गहरी नज़र रखी हुई है, इसके हालात वाक़यात से भी वो ख़ासी हद तक आगाह हैं, इस फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसको भी जानते हैं, इस फैमिली के साथ उनका फैमिली आना जाना भी है, और इनके मामलात के कहाँ तक ख़राब और क्या मामलात हुए उसके हवाले से इनकी बड़ी गहरी एक नज़र है और इनके पास खासी मालूमात है। तो हम इनसे पूछते हैं। बेग साहब, एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये अपना अमीर बालाज का, बिल्कुल 30 साल की उम्र में एक नौजवान जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया। और अफसोसनाक बात है, तशवीशनाक बात है कि ख़ानदानी दुश्मनी का जो जहर है उसने एक तीसरे फ़र्द को, पहले इनके दादा थे जिनको जो कत्ल हुए अमीरुद्दीन, फिर उनके वालिद कत्ल हुए कि जो आरिफ अमीर, और अब इनको कत्ल कर दिया गया। और ये आप कह लें कि पिछले 32 साल के दौरान ये 3 कत्ल हैं जिन्होंने बहुत गहरा असर डाला है। ये ज़रा बताएं इस फैमिली के बारे में, जो ये ट्रका वाली फैमिली है, टीपू ट्रका वाले और उनके वालिद जो थे अमीरुद्दीन ट्रका वाले, बिला ट्रका वाला जिसे कहते थे, ये इनके बारे में थोड़ा सा तारुफ कराएं। आरिफ जो था, आरिफ टीपू, बेसिकली ये बाउजदाद से उनका ये सिलसिला चला रहा है ट्रांसपोर्ट का। जी, इनके गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं है। जी जी। उसमें मसला ये है कि बेसिकली तो एक बिजनेस था उनका जो कि सिलसिला। तो क्या ये कोई बदमाश लोग हैं, कोई गुंडा नासर हैं, या कोई दहशतगर्दी पर बिलीव करने वाली ये पार्टी है, या कोई ग्रोह है, गैंग है, क्या है ये? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। असल में देखें, वो एक अपना इनके पास थे दो अपना इनके पर्सनल एम्प्लॉयज़ थे, ज़ाती मुलाजम थे वहीं पे अड्डे पे, हनीफ और हनीफा और शफीक और बाबा जी, ये वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे इनके वालिद भी हनीफ हनीफा के और शफीक बाबा का वालिद भी उनके पास ही था, सुना है। वहीं डेरे पे ये काम करते थे और ये अरसा दराज से उनके पास रहे थे। अमीरुद्दीन जिसको बिल्ला ट्रका वाला से मशहूर थे, वो उनके पास ही वहाँ पे होते थे। इनकी ये जो 3 कत्ल जो हुए हैं, ये जो सिलसिला जो अब बयान किया जा रहा है, इसमें ये देखें, पहला मर्डर हुआ था जब अमीरुद्दीन का, बिला ट्रका वाला का, वो 94 में वो हुआ था। शफीक बाबा और जो था हनीफ और हनीफा, इनकी रंजिश ये हुई थी कि आरिफ टीपू जो है इसका एक मर्डर में उनको रंजिश थी कि उनको ये शुबा था कि जो अमीरुद्दीन ने अपने बेटे को बचा के और हमें फंसा दिया है, यानी किसी कत्ल के मुकदमा में उनको, यानी कि अपना वो साथ होता तो अंडरस्टूड है कि वो उसने बीच में होना ही था। तो अब इनका एक आपस में एक तल्लक भी था टीपू का। ये कहानी बड़ी ज़्यादा आम है, ज़ुबान ज़्यादा आम, कि वो फिर उनसे अलग हो गए और ये जो लीफी बाट है उनके साथ उनका ताल्लुक बन गया। फिर जब बाहर आए तो एक उन्होंने गैंग बनाया, फिर वो उनके साथ गोगियाँ तीफी इनके साथ अटैच हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना अड्डे पे ही अपना उसका मर्डर किया था आरिफ के वालिद का, अमीरुद्दीन का। उसके बाद ये फिर सिलसिला चल पड़ा। अच्छा बेग साहब, इस पर भी रोशनी डालें कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अपना हनीफा बाबा और हनीफ और हनीफा और शफीक बाबा,
ये दोनों भाई जो उनसे हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मी में इन्होंने अपना कोई अड्डा बनाया हुआ था, वहाँ पे ये जो आरिफ अमीर है इसने थप्पड़ मारा इनके दोस्त को मनाजिर शाह, और वो थप्पड़ मारने के बाद मामला तो रफा दफा हो गया, लेकिन उनका मुतालबा था कि मनाजिर शाह से ये माफ़ी मांगे टीपू जॉन से। तो उनके वालिद ने जो बिल्ला ट्रका वाले जो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये मेरा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा कुछ भी हो जाए। तो इस रंजिश की वजह से भी उन्होंने फौरी 93 में ये वाक़या हुआ, फिर 94 में जाके तो उन्होंने कत्ल कर दिया उसको आरिफ अमीर को। ये कहाँ तक इस मामले की ये क्या सूरत है? एक तो अब ये बता रहे हैं बात के रंजिश पैदा हुई और वो अलग हो गए जी बिल्कुल, और उन्होंने ताल्लुक बना लिया तीफी भट्ट के साथ और गोगी भट्ट के साथ। ये भी एक दरमियान में मामला एक्चुअल पोजीशन ये जो मुख्तलिफ क्यास रहियाँ या जो छोटे मोटे वाक़यात को बीच में ऐड करके इसको अगर मेन इशू बनाया जा रहा है तो मेन इशू ये नहीं था। मेन इशू वही था जो मैंने बताया है कि उनको रंजिश थी कि उनको जब उन्होंने मर्डर के केस में अंदर थे तो उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने जब वो बाहर निकले तो उन्होंने फिर एक अपना ग्रुप बनाया और वो लहदा हुए। वो तो उनका डेरा अगर शालमी होता तो यहाँ पे मुलाजमत क्यों करते हो? यहाँ पे वो मुलाजम थे। वो रंजिश जो उनके नहीं, वो बाद में उन्होंने बनाया लक्ष्मी बाद अड्डा वहाँ पे उसने जब वहाँ पे जब उनकी दुश्मनी शुरू हो गई तो मर्डर केस में उनकी अपना रंजिश थी उनको कि अपना अमीरुद्दीन ने उनकी सपोर्ट क्यों नहीं की। अब एक कत्ल के केस में वो अंदर थे तो वो एक उनकी रंजिश वहाँ से शुरू हुई जिसके बाद उन्होंने गैंग बनाया था। अच्छा चले ठीक हो गया बेग साहब, लेकिन मैं ये नुक्ता इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहा था और चाहता भी हूँ कि अगर ये वाक़या हुआ भी है थप्पड़ मारने का तो देखें कि क्या हुआ कि उस एक थप्पड़ की वजह से 3 नस्लें जो सी हैं उससे मुतासर हुई। यानी पहले उनको कत्ल किया गया उसके अपना टीपू ट्रका वाले के वालिद को, बिला ट्रका वाले को, उसके बाद टीपू कत्ल हो गए और टीपू के बाद अब आकर ये 2024 में उनका जो तीसरी नस्ल से आप कह सकते हैं कि ये जो अमीर बालाज है इनको भी कत्ल कर दिया गया। अब ज़रा ये भी बताएं कि मैं अपने सुनने वालों से ये ज़रूर कहूँगा कि इस किस्म की चीज़ें सीखने के लिए भी होती हैं कि ये जो इश्तियाल अंगेजियाँ हैं और ये जो रंजिशें हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे संगीन और ऐसे हौलनाक और खौफनाक शक्ल में तब्दील हो जाते हैं कि फिर नस्ल दर नस्ल इंसान जो उनसे वो कत्ल होते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी दुश्मनी है, आपने देखा माजा सेठ का वाक़या, वो दर्जनों लोग जो है वो मारे गए। ये वो अपना फिर मतलब बात करने का ये है कि इस हवाले से जो हमारी यूथ है या जो हमारा सोसाइटी है उन लोगों को इस पर सोचना भी चाहिए। अब बात थोड़ी सी मैं आगे बढ़ाऊँगा इसी चीज़ के हवाले से, इसी मामले के ऊपर कि ये जो कत्ल हुए हैं 3 इस ख़ानदान के अंदर, जो पहला कत्ल हो गया अमीरुद्दीन का बिल्ला ट्रका वाले, उसके बाद दूसरा कत्ल हो गया आरिफ अमीर का, उसके बाद अब कत्ल हुआ है इनका ये जो अमीर बालाज है। इन तीनों कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो लगता है जाके तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर, ऐसे ही जी। तो इन इल्ज़ामात के बावजूद क्या वो उनको गिरफ्तार किया गया इस हवाले से कभी, या कोई ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में वो कंफर्मेशन हुई कि वो वाकई वो मुलज़िम है या बस इल्ज़ाम ही लगा देते हैं? नहीं, उसमें बंदे अरेस्ट हुए थे। देखिए टीपू पे पहले जब हमला हुआ था, हमले तो वैसे मुतअद्दिद हुए होंगे। एक हमला जो था वो जब ऐवान अदल के पास टीपू पे हुआ था, उसमें 5 उसके गनमैन उनकी डेथ हो गई थी और टीपू खुद शदीद ज़ख्मी हुआ था। जो अपना के सवेर था वो, और उसमें अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया था। उसके बाद ये दोबारा हमला हुआ था 2010 में लाहौर एयरपोर्ट के बाहर। उसमें फिर ये पूरी एक देखें रैकी थी, उसको अपना वो बैरून मुल्क से वापस आया था, तो इसका मतलब एक नेटवर्क उनका अपना सारा मालूमात उनको वो चल रही थी। तो उसकी वजह से वो देखें वह अभी के जो आरिफ टीपू खुद भी ये नहीं चाहता था कि दुश्मनदारी चले, लेकिन उस पोजीशन पे वो भी ये नहीं चाहते थे। उनकी मिसाल ये कुल शरीफ थे, वहाँ पे बाकायदा जो एक अपना इमाम साहब शरीफ लाए थे, उन्होंने वो अपना जिक्र किया था उनके हवाले से भी, आरिफ टीपू के हवाले से भी, कि वहाँ पे वो मदरसा है उनके, मस्जिद है जहाँ से बाकायदा बच्चे कुरान हिफ़्ज़ करके निकलते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं। इसके अलावा
ان کے بے شمار گھر جو تھے ان کی وجہ سے ان کے کچن چلتے تھے. مطلب یہ خدا ترسی، خدا خوفی اور خیرات اور مخیر ہونا، یہ ان کے گھر کی خوبی ہے. یہی چیز اس سلسلے کو لے کے پھر یہ بلا چلا. تو پھر یہ مجھے بتائیں ذرا، آپ تو آنا جانا بھی آپ کا ہے، وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اور کرائم رپورٹروں نے جیسے جیسے پولیس کے ساتھ بھی آپ کے رابطے رہتے ہیں، تو یہ جو عارف ہیں انہوں نے بھی خواہش کی کہ میں اس دشمنی کو ختم کر دوں. جی بالکل. اب یہ جو امیر بالاج ہیں، مجھے پتا چلا کہ یہ بھی دشمن داری کے حق میں نہیں تھے اور بڑا وائبرنٹ اور بڑا ایک پازیٹیو اپروچ کے مالک تھے یہ. تو ایک طرف سے یہ خواہش ہے کہ دشمنی ختم ہو جائے، تو یہ پھر کیا مطلب ہے کہ دوسری پارٹی ہے جو یہ دشمنی ختم نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے گھروں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کا جو ذمہ دار ہے وہ امیر بالاج کو قرار دیتے ہیں. دیکھیں جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ الزام لگانا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا، چیز تو ثابت کرنا. جب ایک چیز ثابت نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں. وہ امیر بالاج کا آپ، میں نہیں کہتا، اس کا ایک باقاعدہ ایک انٹرویو بڑا اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس میں اپنا امیر بالاج ٹیپو نے خود اظہار کیا تھا کہ میں بڑی سادگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں سادہ زندگی گزاروں. لیکن اب یہ ہے کہ اگر دوسرا بندہ جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتا یا وہ اس ٹریک پہ نہیں آنا چاہتا، اب اس کو اپنا کیا پرابلم ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. جب ایک بندہ خود اس طرف نہیں آنا چاہتا دشمنی کی طرف، نہ اس کی فیملی آنا چاہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر زبردستی گھسیٹنے والی بات ہے نا. وہ تو یہ بھی کیا ہے اپنی فیملیز تک انہوں نے باہر شفٹ کر دیا. یہ بھی 2010 میں ہی پاکستان آئے، یہ جو امیر بالاج ہیں جی یہ بھی باہر تھے اور 2010 میں باپ کے قتل ہونے کے بعد پاکستان آئے. عارف ٹیپو جو تھا، عارف اپنا یہ نہیں چاہتا تھا. اگر وہ چاہتا ہوتا تو اپنے بچوں کو اس میں ملوث کرتا. وہ بچے باہر رکھے، ان کو پڑھایا لکھایا. ابھی بھی یہ جب واپس آئے تو یہ اب یہاں سے چھوڑ کے جانا اتنے بڑے کاروبار کو ممکن نہیں تھا. میں بھی اگر ایسا ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک پارٹی جو ہے وہ صلح کی خواہش مند ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ لوگ ہیں، وہ جو گروپ ہے وہ کسی صورت صلح کرنے کے لیے آمادہ نہیں. اس کی ایگزامپل یہ سامنے آپ کے یہ دیکھیں. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو پولیس نے انٹیروگیٹ کی ہے، اس بندے سے جو موبائل برآمد ہوا اس کی وائف کو پکڑا گیا. اس کی وائف نے پھر یہ انکشاف کیا کہ اس نے ایک دوسرا موبائل رکھا ہوا تھا جس کے تھرو وہ ان سے کانٹیکٹ میں تھا، رابطے میں تھا، پچھلے 20-25 سال سے تھا، اور 25 سال سے ان کا ذاتی ملازم تھا. ابھی کہ وہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ سرکاری اپنا کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، سازدارے میں، جبکہ ایسا کچھ نہیں نکلا. وہ کسی سرکاری ادارے کا ملازم نہیں تھا. جب اس کی بیگم کہہ رہی ہے، مظفر حسین جو اس کی بیگم کہہ رہی ہے جو قاتل ہے اور خود بھی قتل ہو گیا، خود بھی موقع پہ مارا گیا. وہ تو اس میں جو اپنا بالاج کے بھائی نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ سامنے ہے. اس نے کہا کہ یہ اپنا دیکھیں ویورز، یہاں پر میں پھر بات کروں گا کہ سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو بڑا پلان کر کے گیا قتل کرنے کے لیے، اس کو کیا ملا؟ اس کو بھی موت ہی مل گئی. یعنی کیا اس نے حاصل کیا، کیا اس نے کمایا؟ موت کمائی. ایک بندے کو، ایک انسان کو قتل کر کے خود بھی وہ موت کی بھیڑ چڑھ گیا. تو یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا گیا. یہاں پر میں ایک اور بات آپ سے اپنا پوچھنا یہ چاہوں گا بیگ صاحب کہ ایک کردار ہے CIA کا، کرائم مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، اور وہ کردار جو ان سا آرگنائزڈ کرائم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے شکیل بٹ. شکیل بٹ نام کا جو کردار ہے، یہ جب بالاج کے والد کو قتل کیا گیا لاہور ایئرپورٹ کے باہر، اس وقت بھی موجود تھا وہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی تھا. اور جب پرسوں ان کو قتل کیا گیا، بالاج کو قتل کیا گیا، تو اس وقت بھی یہ سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ موقع پر موجود تھے. بلکہ یہ ہوا کہ وہ جو مظفر حسین قتل ہوا کراس فائرنگ کی وجہ سے، تو اس کا جو پستول تھا وہ انہوں نے بعد میں دیا پولیس کو کہ یہ پستول میں نے سنبھال لیا تھا اور میں یہ پولیس کے ہینڈ اوور کرتا ہوں. اور ان کو کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوئی، ان سے کوئی انٹیروگیشن نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کویشچن بات نہیں ہے. یہ کریکٹر جو ہے یہ کیا کریکٹر؟ اس میں بتاتا ہوں کہ میری ڈی ایچ انویسٹیگیشن کے ترجمان سے بھی بات ہوئی تھی. جی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو بندہ جو نامینیٹ ہے FIR میں، وہ اس کا تو ثابت ہوا، تو اس پہ ریڈس وغیرہ کی انہوں نے. اس کے گھر بھی ریڈ کی، 4 گنمین اریسٹ کیے اور مختلف جگہوں پہ اور بھی ریڈس کی ہیں. جی. تو گوگی بٹ نہیں پکڑا گیا. ہاں جی. چیز یہ ہے کہ اس میں تیفی بٹ کا ہے،
तीफी बट तो वो कहा जा रहा है कि उस वक्त कराची में था और वहाँ से वो बैरून मुल्क फरार हो गया। बाकी बात ये CIA के जो शकील बट की बात है वो देखें, वो उसका तो था आरफ टीपू से भी एक तलक था, उसके बाद बलाज उसको चचा कहता था। अच्छा, ज़ाहिर है कि उसके वालिद का वो दोस्त था, वो तलक ताल्लुक था। चीज़ ये निकल रही है। अब ये अरेस्ट भी कहा जा रहा था कि अरेस्ट हो गया है, तो अब उसकी पोजीशन ये है कि वो अब ऑर्गेनाइज क्राइम तो के मुझे यही बताइएगा ज़रा थोड़ा सा, टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो रहा है, हमें दो मिनट में चीज़ों को कंक्लूड करना है। ज़रा ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी का जो वावेला और शोरो होगा है, एक ट्रकों वाली फैमिली और एक तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का जो ग्रुप है, उनके दरमियान दुश्मनी और उसके नतीजे में ये जो कत्ल हो रहे हैं, कहीं इसके अंदर कोई तीसरा हाथ तो मुलव्वस नहीं है जो इस दुश्मनी को का एक शोर मचता है और अंदर से तीसरा हाथ जो है वो ये काम कर रहा है? ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे देखें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वहाँ पे आपको अगर याद हो तो 51 में जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनका मर्डर हुआ लियाकत बाग में, और जिसने किया कत्ल अकबर ने, सैयद अकबर ने, उसको मौके पर ही कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल उसी तरह से ये जिस बंदे ने कत्ल किया है मुजफ्फर हुसैन ने, अगर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता, किसी तरीके से ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में आ जाता, तो ये ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में बता सकता था कि इस कत्ल के पीछे कौन से लोग मुलव्वस। अब होता यह है कि FIR में नामजद भी कर देते हैं। अब इनके छोटे भाई ने FIR में नामजद किया है, जी बिल्कुल, तो वो जो छोटा भाई है वो उसने नामजद कर दिया उनको, तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को, लेकिन ज़ाहिर है वो तो खुद फिजिकली तो मौजूद नहीं थे वहाँ पर कत्ल करने के वक्त, वो मशवरे में ही उनको शामिल किया गया ना, नहीं वो कि उनकी राय के मुताबिक ये काम। वो मौजूद नहीं थे। मैं इस क्लियर कर देता हूँ कि जब उन्होंने वो FIR आप देख लें, FIR में जो छोटा भाई है बलाज का, वो ये देखें पढ़ी लिखी फैमिली है, वो भी बैरिस्टर है। अच्छा, मौसफ जो है, जो मदई है, वो भी बैरिस्टर है। अच्छा, वो बैरिस्टर है जी, उसने ये बात वाज़ह की है FIR में जो तहरीर है कि वो जब निकले हैं शादी से फारिग होके, तो 4-5 मुसल्लह अफराद आए हैं, उन्होंने जब ललकारा है, उन्होंने तीफी भट्ट और उसका गोगी भट्ट का नाम लिया है कि आपने उनके साथ आपकी मुखालफत है, उसका आपको मज़ा चकाते हैं। तो जिसकी बाद फायरिंग शुरू हुई है, जिसमें वो अपना बलाज को फायर लगे हैं, और उसी फायरिंग के दौरान ही वो जो मुजफ्फर हुसैन है उसको फायर लगे और उसकी डेथ हो गई है। और दूसरी सेकंड जो आपने बात की कि तीसरा बंदा निकल सकता है, जब उसकी वाइफ पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ी है, उसने बयान दिया है, उसकी जो है दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया है कि ये 25 साल से उनका मुलाजम था। वो तो हो गया, देखिए 25 साल से मुलाजम था, चले अब होगी ये बात। अब मैं ये असल में क्वेश्चन ये भी है, उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये भी है, आज ही की अपडेट है कि वो CCTV फुटेज से वो गाड़ी भी देखी गई है जिसमें वो बैठकर जो बाकी 4 लोग थे वो फरार हुए, जो उसके साथ थे मुजफ्फर हुसैन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो तो कि बिल्कुल जिसके अपने दोस्त के भाई की शादी में वो गए, वो तो चला गया एक, जैसे कह लें कि अपने शादी के तकरीब में, उसकी सोच अपनी जगह पर, उसका मुखय्यर होना अपनी जगह पर, लेकिन ये भी हकीकत अपनी जगह पर है कि दादा, फिर उसके बाद बेटा, और फिर अब ये इसकी बारी, और सबको कत्ल कर दिया जा रहा है। अब आगे इनकी फैमिली में इसके कितने बच्चे हैं जरा बताएंगे, इनकी क्या फैमिली? बालाज के अपने 2 बेटे हैं। 2 बेटे जी, 2 बेटे हैं। इनके भाई तो आपको बताया बैरिस्टर है। छोटे बच्चे हैं दोनों, एक 5 साल का है, एक 4 साल का, छोटे बच्चे हैं। भाई इसका बैरिस्टर है। तो ये दुश्मनी जो है, एक तो ये है कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब जो उनसी ख़ास तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो करने वाले लोग हैं, ये 34 साल से एक केस जो है चला रहा है, और एक ही ख़ानदान के लोग जो उनसे इसमें मर्डर हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, बड़ा नाम है, और दोनों कश्मीरी हैं फैमिलीज। ये भी कश्मीरी फैमिली है, ट्रका वाली फैमिली जो है, वो भी जो है वो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो से हैं वो कश्मीरी हैं। तो इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं, यहाँ पे सुलह सफाई भी हो जाती है। पुलिस को ये चाहिए कि ये जो एक ख़ानदानी दुश्मनी है और इस तरह का जो गैंग वार का जो मामला शुरू हो गया, और ख़तरा ये है कि आगे ये और भड़क ना जाए। जिस तरह से कुल खानी में लोग आए वहाँ पर, और लोगों के जो जज्बात थे, और जिस तरह से इसके जनाजे में लोग आए और उस लोगों के जज्बात थे, वो एक नया कोई चैप्टर ना खुल जाए। तो ज़रूरत है इस बात की
کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پولیس ہے یا مینجمنٹ کرائم کے جو آرگنائز کرائم کے جو لوگ ہیں ان کو توجہ کے ساتھ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو فالو اپ کرنا چاہیے، جو مجرم ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اس مسئلے کو جسے کہہ لیں کہ ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے اوپر، تاکہ یہ آگے نہ جائے۔ اب اس کے بچے ہیں، معصوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی جب آنکھ بھی نہیں کھلی تو وہ کہاں کہ کہاں ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں یہ بڑی ہی ایک حساس معاملہ ہے، اور پورے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں حکومتوں کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، ان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، ایک چیلنج کیس بھی ہے کہ ایک تو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اگرچہ پولیس بڑی جانفشانی سے اس کا فالو اپ کر رہی ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، قتل بہرحال ہوا ہے، بڑا ہولناک قتل ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا افسردہ معاملہ ہے، ایک نوجوان کا قتل ہو جانا جو کہ کسی دشمنی میں نہیں پڑنا چاہ رہا تھا، دشمنی کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور اگر اس کے بھائی اور باقی فیملی جو سی ہیں وہ اس حوالے سے کوئی امن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سپورٹ ملنی چاہیے، اور جو مخالف پارٹیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو بھی اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری پولیس حکام کی ہے، اور ہم سب کا فرض یہ ہے کہ معمولی باتوں پر، معمولی جسے کہہ لیں غصے پر، اشتعال پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے ایک بڑا نقصان اور ناقابل تلافی نقصان جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، مزید باتیں جو سی ہیں ہم اس قسم کے واقعات پر بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔